Okay, so पहले तो thanks a lot all of you for giving your precious time to me. You all are selected candidates in NLC and let me congratulate to all of you. And ये जो आज इंटरेक्शन मैं आप लोगों के साथ करूंगा ये बहुत इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल रहेगा उन सारे बच्चों के लिए, ऑल द स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू ऑल्सो नो कि कितना मुश्किल होता है इस अचीवमेंट तक जाना, मेहनत करके फिर वो हैंडफुल ऑफ जॉब्स इंडिया में, अब बहुत ही कम जॉब्स हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हर टेक्नोक्रेट चाहता है कि ऐसी जॉब्स मिले, आप लोगों ने उसको अचीव किया है। तो पहले तो आपको एंड आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब लोगों की तरफ से। एंड अब मैं एक एक करके आपके पास आऊंगा एंड आपकी जर्नी के बारे में पहले से मैं पता करूंगा और उसके बाद ये एक अच्छा इंटरेक्शन रहेगा जिससे सारे स्टूडेंट्स को मेरे को लगता है बेनिफिट होगा। So Pradeep, सबसे पहले I come to you. Congratulations Pradeep. Thank you sir. Okay, तो प्रदीप नीडलेस टू से आप बहुत आपको अच्छा रिलीफ फील हो रहा होगा एंड यू मस्ट बी वेरी हैप्पी अलोंग विद योर फैमिली। अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, कहाँ से आप हैं, कब आपने ग्रेजुएशन किया, अगर स्ट्रगल रहा तो किस तरीके का रहा एंड फाइनली सिलेक्शन तक की जर्नी। जी हाँ, थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए विजेंद्र सर। मैं कर्नाटका का हूँ, हुबली से बेसिकली, और मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे और मेरी मम्मी होम मेकर है। तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में की थी बेंगलुरु से। 2017 में मैं ग्रेजुएट हुआ और मुझे तभी एक आईटी फर्म में नौकरी मिल गई थी थ्रू कॉलेज प्लेसमेंट्स। हालांकि मैं उससे उतना खुश नहीं था, लेकिन फैमिली सपोर्ट के लिए मैंने उससे ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं कोर अपने इलेक्ट्रिकल डोमेन में एक जॉब चाहता था, एक अच्छे वेल सेटल्ड। और पीएसयू में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि पीएसयू के बारे में मैं बहुत सुना था अपने इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल में। तो मैं जॉब करते करते ही उसके लिए मैं प्रिपरेशन करते जा रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर था कि जॉब है अभी हाथ में और इसको छोड़ के करना क्यों रिस्क ले, प्रिपरेशन साथ में करेंगे, एक जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। लेकिन मैं उसका रिजल्ट जब देख रहा था कि मेरा अच्छा रैंक नहीं आ रहा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था बार बार, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहा था मैं आईटी जॉब में होते का कारण। तो मुझे लगा कि अभी वक्त आ गया है। तो 2 साल के बाद 2019 में मैंने रिजाइन कर दिया वहां से और सोचा कि मैं इसी के लिए ही डेडिकेट होके पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अंदर से पहले से ही था कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ अगर मैं इसको फुल डेडिकेशन देता हूँ तो मैंने 2019 में पेपर्स डाले और फिर उसी के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। 1 साल मैंने जम के पढ़ा मैंने। फिर बाद में जैसे जैसे पीएसयूज के एग्जाम्स आते रहे, गेट का एग्जाम आया, मैंने एक भी एग्जाम स्किप नहीं किया, मैंने सारे एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया। तो लकीली मेरा अभी कोल इंडिया में भी सेलेक्ट हो गया हूँ मैं, और अभी एनएलसी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत ही एक अच्छा फीलिंग आता है कि इतनी मेहनत के बाद जो हम चाहते थे ड्रीम्स अचीव करना, तो वो मैं कर पाया। तो वही मैं कहना चाहूँ। ग्रेट प्रदीप। प्रदीप आपसे एक चीज पूछूंगा कि क्या किसी भी स्टेज पे आपको ऐसा लगा कि आपसे नहीं होगा? जी, वो एक इनसिक्योरिटी तो हमेशा रहती है कि इतना कंपटीशन है इसमें। और एक और बात क्या थी कि मैं कोई एक एक्सेप्शनल था नहीं कि मेरा गेट का रैंक बहुत अच्छा था। मेरा गेट का रैंक बिल्कुल अच्छा नहीं था उतना। 2000 आया, 1000 आया, तो हमेशा अंदर रहता था कि मेरा आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया था। लेकिन अंदर हमेशा था कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ अगर मैं इसको डेडिकेट होकर मैं पढ़ूंगा, क्योंकि पीएसयूज अपने एग्जाम्स भी करते थे, तो मुझे एक आइडिया था। तो मैं सारे एग्जाम्स डालते रहा। सीआईएल का और जब एनएलसी का आया, तो जब मेरा वो मैंने एग्जाम दिया, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था क्योंकि मैंने ऐसे पीएसयू के एग्जाम्स दिए ही नहीं थे पहले। तो जब मैंने वो दिया, तो अंदर से एक फीलिंग आया कि मैं ये क्रैक कर सकता हूँ। और जब मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो मुझे लगा कि मेरे में ये है, मैं इसके लिए अगर प्रिपरेशन करूँ तो मैं इसको फोड़ सकता हूँ। तो इनसिक्योरिटी तो था मेरे में, क्योंकि बहुत लोग, कंपटीशन बहुत था, हमेशा एक एक फीलिंग आती थी कि क्या होगा अगर नहीं होगा तो। लेकिन मैं उसको साइड करके अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू करता रहा उसके लिए। ओके, सो आप 17 में ग्रेजुएट हुए और 21 नाउ, तो 4 साल के जी बाद यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम। जी नॉट ओनली ड्रीम बट अभी आपके पास दो दो जॉब्स हैं, राइट? जी जी। ओके, ग्रेट। ओके देवेंद्र, आई कम टू यू, सेम थिंग, सेम क्वेश्चन, योर इंट्रोडक्शन एंड योर जर्नी। सर, माय नेम इज देवेंद्र पांडे। सर, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ।
और सर मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ। SGSITS इंदौर करके कॉलेज है, वहाँ से। उसके बाद सर मैंने 1 साल जॉब की, वेदांता रिसोर्सेज करके है। और फिर उसके बाद प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी सर साथ में, तो फिर ये लगा कि अगर साथ में करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ड्रॉप किया और उसके बाद अभी प्रिपरेशन की, और अभी फिलहाल सिलेक्शन हो रहा है। ओके, सो देवेंद्र, आपका और प्रदीप का जो केस मैंने देखा कि आप जॉब कर रहे थे, फिर आपको जॉब करते करते ऐसा लगा कि नहीं, हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा जॉब के साथ साथ, और आपने जॉब छोड़ दिया। और Yes, sir. वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, और बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन ना पूछते भी हैं कि सर हम जॉब छोड़ दें। अब उस टाइम पे आंसर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वाई? बिकॉज वो हमारी तरफ को एज अ टीचर भी देखते हैं कि वो एडवाइस करेंगे तो विल फॉलो दैट, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। आप तो लकी हैं जो सिलेक्शन हुआ है जिनका, ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है। सो इस क्वेश्चन को क्या लगता है तुम्हें कैसे टैकल करना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछे कि मैं जॉब छोड़ दूं तैयारी करने के लिए, तो आपका क्या आंसर रहेगा उसको? सच बोल तो सर ये सर जॉब का तो यही कहना होगा कि सबसे पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि अच्छा। हाँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और मेरा अभी क्या लेवल है, और सिचुएशन, कंडीशंस, वैकेंसीज, हर चीज देखनी पड़ेंगी। हम्म। और सर वही है, बेसिकली खुद से पता चल जाता है कि हाँ हम कर पाएंगे कि कहीं के नहीं रहेंगे। ऑल्दो हमेशा रहेगा सर कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट एक कहीं रहता है कि हाँ शायद हो जाएगा। ओके, ग्रेट। प्रदीप, आप कुछ बता रहे थे? जी सर, वही जैसे देवेंद्र ने बोला कि सेल्फ इवेलुएट करने की जरूरत है कि कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने अंदर अगर है तो ही रिस्क लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है लेना कि जॉब छोड़ मतलब के प्रिपरेशन करना। प्रेपरेशन करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें आपको लगता है कि नहीं है, मैं फोड़ दूंगा, जैसे आपने बताया कि मैं जी निकाल लूंगा, तो वो जी कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। यू आर जी जी। राइट। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ सर कि एक इसका एक और इफेक्ट क्या है कि अगर आप जॉब में हो और आपका ड्रीम जॉब है कहीं करना, आप कभी कभी जो इस करंट जॉब में आप यूज टू हो जाते हो कि आप अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ देते हो अपने ड्रीम्स को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है। तो वो भी एक स्टेज आता है कि आप नहीं करना चाहते हो, सब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं इसी में सेटल्ड हूँ। तो वो एक फीलिंग भी आता है, तो आपको ही चूज करना है कि आपको वो कर सकते हैं कि आपको इसमें में, क्योंकि आपकी करियर का सवाल है। सिर्फ अभी का नहीं है ना, 20-25 साल आगे का भी आपको सोचना रहता है कि आप ये जॉब में आपका मन लगेगा क्या नहीं, करंट जॉब में, वो भी सही है। एक चीज। देखो, दो तीन चीज आ गया कि एक तो विदाउट रिस्क देयर इज नो गेन, बट रिस्क हैज टू बी कैलकुलेटेड। ब्लाइंड रिस्क लेने की बजाय कैलकुलेटेड रिस्क शायद इसी को बोलते हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी है अंदर से कि नहीं, अब अगर मैं करता हूं तो मैं उसको निकाल ले जाऊंगा। और फिर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि जब मैंने जॉब के साथ साथ दिया तो मेरा गेट में रैंक आ रहा था, 2000 आ रहा था, 1000 आ रहा था, वो भी अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है कि चलो यार, मैं इंडिया में अब 1000 रैंक के अंदर तो मैं आ गया हूँ। तो वर्स्ट केस में कुछ नहीं होगा तो मास्टर्स करके भी आदमी जॉब ले सकता है। सो बेसिकली क्या है कि कैलकुलेटेड रिस्क शायद इसी चीज को बोलते हैं, and then you can take a chance. Okay, now I come to Abhimanyu. Abhimanyu, same चीज। यस सर। यस सर। सर मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं झारखंड से हूँ, बेसिकली गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने ग्रेजुएशन बीआईटी कॉलेज कोलकाता में, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से मैंने किया 2019 में। उसके पहले मैंने डिप्लोमा भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, डिप्लोमा बीटेक दोनों किया है। तो इसके पहले एनएलसी में सेशन के पहले, क्योंकि मैं दोनों एग्जाम देता, डिप्लोमा पे भी और बीटेक पे भी, तो डिप्लोमा पे ज्यादा एग्जाम आते हैं, बीटेक पे थोड़े कम। तो मैं काउंट करके देखा तो करीब करीब नहीं भी तो 60 to 70 एग्जाम ऐसे होंगे जिसमें ऑलरेडी मैं फेल कर चुका था। कितने फिर से बोलना? अभी अभिमन्यु, that is quite 60 to inspiration। 70 सर। 60 से ये 70 सर एग्जाम में 60 आप to फेल हो 70। चुके हो? ये सर ऑलरेडी, क्योंकि हम 2016 में डिप्लोमा पास कब से दे रहे हैं, और बीटेक पे एक एग्जाम है तो डिप्लोमा पर 3 एग्जाम होते हैं, तो इस तरह करके मेरा दो चलता आया। काफी ज्यादा मीन्स उतना तो हो ही गए होंगे सर। हम एक बार कोशिश किया था गिनने का, लेकिन लिस्ट काफी लंबी हो गई थी। ओके। तो इसके पहले सर तो मैंने गेट कोचिंग किया था, 3rd ईयर में था, स्टार्ट किया था कोलकाता में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन था। तो उसके बाद 2009 में मेरे रैंक थे 55,000, 25 थे। फिर मैंने फिर भी मोटिवेट रह के मैंने और कॉन्फिडेंस, हमको लग रहा था कि यहाँ पे शायद अच्छा नहीं कर पाए, मैं दिल्ली चला गया और इंडिया से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन लिया। उसके बाद जो 2020 में था उसमें मेरे रैंक थे 17,000 फिर से।
कोचिंग बाद भी, वो भी बड़े कोचिंग में। फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, उस मैंने घर में बैठ के धीरे धीरे पढ़ा जितना हो गया। तो इस साल जो है 2021 में भी मेरा रैंक 2594 है मैकेनिकल में, एक्सी में 2100 के आसपास है। तो मुझे तो समझ गया कि पीएसयू का मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मतलब मेरे लिए तो नहीं बना है पीएसयू अब, हालांकि ड्रीम था हमेशा से यही। और इस बीच में एनएलसी का आया तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस एग्जाम दे गया था। लेकिन एग्जाम में एक चीज अच्छा था, इसमें टेक पोर्शन ज्यादा थे और नॉन टेक कम, मतलब थे तो वही, लेकिन मैथ ज्यादा थे, तो हमें फेवर कर गया, क्योंकि हमें नॉन टेक से थोड़ा सा डर लगता है टेक्निकल पर्सन को। तो उसके बाद रिजल्ट आया। फिर जब मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जब रिजल्ट के इंटरव्यू, तो हमें लगा कि इंटरव्यू में होगा कि नहीं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन है, मैक्सिमम का अंग्रेजी का ये रहता है, और तमिल में है तो सिर्फ इंग्लिश से लैंग्वेज। सर तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि कैसे को ये इम्प्रूव करा जाए, क्योंकि वहां तो हिंदी एक वर्ड भी नहीं समझेंगे और इंटरव्यू भी अच्छा करना ही पड़ेगा। तो मैंने आपके यहाँ गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, और मैं और एक और दोस्त मेरा पटना का है, बिहार का है, वो भी सिलेक्शन ले चुका है, नीरज, शायद आप जाने होंगे। तो हम दोनों ने खूब जम के प्रिपरेशन किया था दोनों ने इंटरव्यू का। तो फाइनली इंटरव्यू हमारा और उसका भी बहुत ही स्मूथ गया था, बहुत ही गया था, मतलब सभी आंसर कर पाए थे बिना डर। और उसके बाद फिर मैंने अभी रिजल्ट देखा तो काफी अच्छा लगा। और इसके पहले मैं डिप्लोमा लेवल पे अभी ओएनजीसी में काम कर, फिलहाल ओएनजीसी मैंगलोर रिफाइनरी में। तो अभिमन्यु, काफी मैंगलोर में लंबी जर्नी थी आपकी। सर 2016 स्टार्ट हो गई कंपटीशन के दुनिया में, और काफी थोड़ी सी लंबी हो गई थी सर। अच्छा, एक बात बताओ, आप क्योंकि डिप्लोमा से थे, और बच्चे जो डिग्री करके आते हैं उनका मैथमेटिक्स भी अच्छा होता है, और एक थोड़ा सा जरूर रहता है कि भाई मैंने तो +2 नहीं किया, मैं डिप्लोमा करके आया हूँ, और कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट एक वीक रहता है मेरा। तो आपको किसी स्टेज पे ऐसा लगा कि आप compete नहीं कर पाएंगे ग्रेजुएट इंजीनियर्स के साथ? सर लगा, क्योंकि मेरा मैथ सच में उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में कभी भी सी ग्रेड नहीं आया था, लेकिन मैथमेटिक्स में जरूर सी ग्रेड आया है। क्योंकि हम लोग ब्रेक में जब सेकंड ये डायरेक्ट जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक स्टेज, मतलब एक सेमेस्टर मैथ पढ़ते हैं, बाकी लोग ऑलरेडी 2 मैथ पढ़ के आते हैं 2 सेमेस्टर में। हालांकि डिप्लोमा में मैथ्स रहता है तो थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, लेकिन ये सब इंडिपेंडेंट है कंपटीशन से, क्योंकि जब हम कंपटीशन कूदते हैं तो फिर हमें रिफ्रेश से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब हम थ्योरी मशीन वहां भी पढ़ते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, हमें फिर पढ़ना पड़ता है, वही नॉलेज बढ़ता है हमें जब हम सीरियसली कंपटीशन में जाए। और कोई कहीं पे जैसे कोचिंग वोचिंग कर लिया तो फिर हमारी जर्नी एक फ्रेश स्टार्ट होता है। तो अगर किसी का सपोज मैथ भी है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सीख ही नहीं सकता, वो बैक कर सकता है अगर सही से करा जाए तो कोई भी। क्योंकि हम लोग मैकेनिकल सब्जेक्ट में भी तो रहते हैं कॉलेज टाइम में, कुछ नहीं आता है सर, हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं आता कंपटीशन का, फिर हमने सीखने का कोशिश करते हैं। चलो, ग्रेट अभिमन्यु, ग्रेट जर्नी। ओके, सो नाउ आई कम टू विशाल। यस सर। सर मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं बिहार के वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं 2018 में पास आउट हूँ कोलकाता से, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक से। और सर उसके मैं आईटी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठा नहीं था, और जिस कंपनी में मैं बैठा सर वहाँ पे मेरी हुई नहीं थी। 2-3 कंपनी मतलब बैठा था, उसके एप्टीट्यूड निकलते थे, बट उसके बाद फिर सर जीडी होते थे, तो जीडी में सर मैं स्क्रीन आउट हो जाता था। फिर सर मेरी जर्नी कंपटीशन की स्टार्ट हुई ईएस 2018 से, गेट, ईएस, एसएससी, जेई, ऐसे कर करके सर 20-22 एग्जाम दिए अभी तक। सर इस बीच में सर 2 बार मेरी बार्क में इंटरव्यू में छट गया, और फिर एक बार सर पीएसयू का मेरा ये पहला रिटर्न भी क्लियर हुआ है, और मैं पहला मेरा इंटरव्यू था पीएसयू का। और सर इसरो इस बार मेरे इंटरव्यू मेरी कॉल आने वाली है। और सर फिर 2018 से अभी तक मैं एग्जाम देते ही जा रहा था, जितना भी एग्जाम आ रहा था। गेट में मेरे मार्क्स वेरी किए हैं, 53 देन 54, 20 में मेरे मार्क्स थे 58, इस बार 21 में मेरे मार्क्स थे 71। सर ईएस की बात करूँ तो सर मेरे मार्क्स 18 से बढ़े हैं 141, फिर 147, इस बार सर 215 मार्क्स आए थे। बट सर एक बार भी प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया मेरा ईएस में भी, बीच में कभी एसएससी जेई भी नहीं हो पाया, आरआईएनएल, यूपीपीएससी, मतलब भेल, बहुत सारे पेपर दिए कि इसमें मेरा रिटर्न भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। एनएलसी में रिटर्न भी हुआ, और सर फाइनली इंटरव्यू में भी हो गया। तो विशाल, कैसा फील होता है जैसे अचानक एक दिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उससे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं होता है,
0 to 1 ही है ये तो, 0 जब मतलब सिलेक्शन नहीं होगा तो ये 0 हो गया, मतलब कुछ भी नहीं मिला, और सिलेक्शन हो गया तो 1 हो गया, तो कैसा फील आता है विशाल? सर जिस समय रिजल्ट देख रहा था तो सच बताऊं तो मैं अपनी हार्ट बीट को फील कर पा रहा था कि एक बार कैसा, मतलब इस सच में मेरा नाम है, रोल नंबर देखने के बाद भी एक्यूरेट मिलाने के बाद ही 5 बार मिलाया कि हाँ ये सच में मेरा ही नाम है। उसके बाद सर जितनी भी मतलब जो चीजें चल रही थी, पहले मैं बनाता था शेड्यूल कि हाँ आज ये पढ़नी है मुझे, इतना एक बर्डन बना रहता था, प्रेशर हमेशा, वो सर अचानक से चला गया, पता नहीं सर क्या हो प्रेशर गया खत्म है, हो गया। एकदम रिलैक्स बिल्कुल। और सब जो घर वालों को जो बताया था उनका जो रिएक्शन था सबसे वो ज्यादा सर, खुशी उसी में होती है, घर वालों यस को सर, फोन करना उनका और जो बताना। रिएक्शन था वो सर अनमैचेबल है, उसका कोई मतलब सर बता नहीं सकते हैं। पेरेंट्स जो आपके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं यस और सर। इतने साल से वो भी वेट कर रहे होते हैं, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। चलो वेरी नाइस। यस सर। ओवर टू यू सागर। यस सर। सर मेरा नाम गुंदा है और से बिलोंग करता हूँ। मैं फार्मर फैमिली 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 2019 में मेरा पीएसयू का मतलब तब प्रिपरेशन करनी है, तो वही एमटेक करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए, एएससी के लिए ज्वाइन किए थे। तो एएससी का प्रीलिम्स पेपर दिया, उसमें नहीं हुआ। उसके बाद स्टेट के 2 पेपर थे, उसमें भी और कोल इंडिया का भी हुआ था, भी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। और एनएलसी ये पहली एग्जाम है जो मैं क्लियर कर पाया 2020 में, तकरीबन 1 साल बाद मतलब प्रिपरेशन के मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिले। जब खुश था कि जो मेहनत करी है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मतलब मिल रहे हैं, और अब हम कर सकते हैं, एफर्ट दे तो लास्ट। और रिटर्न करने के बाद प्योरपेडिया एजुकेशन की इंटरव्यू गाइडेंस का मतलब पैकेज खरीद लिया, जिससे कि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका फायदा भी हो, इंटरव्यू क्लियर भी हो। सो अभी अभी सी यू हैव टोल्ड योर जर्नी, आपने अपनी जर्नी सबने शेयर किया यहाँ पे। अब मैं कुछ ऐसा आप लोगों से पूछूंगा एक एक करके कि जब आपने प्रिपरेशन किया तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स होती हैं, हर कोई मिस्टेक्स करता है। ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो आपको लगता है कि अगर आप दोबारा से तैयारी करें, दोबारा से जर्नी ट्रेवल करें अपनी, तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे? कई बार ऐसा भी लगता है कि ओ यार मैंने ये गलती कर दी थी, शायद ये नहीं किया होता या ऐसा नहीं होता तो मेरे लिए आसान होता। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो उस फेज में जिसमें से आप निकल के आए हैं, तो क्या वो आपकी मिस्टेक्स के थ्रू दे शुड लर्न कि वो मिस्टेक्स वो ना करें? तो क्या ऐसा चीज आप चेंज करना चाहोगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, सो दैट योर गोल कुड बी अचीव्ड फास्टर और इजियर? ऐसा क्या कर सकते थे आप, प्रदीप? हेलो सर, एक ही याद आ रहा है सर, इंटरव्यू के टाइम पे सर NLCIL के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी सर। शायद मुझे लगा था उससे शायद मेरा होगा भी नहीं, एक वक्त के लिए ऐसा लगा था। मेरा 2017 में ग्रेजुएट किया था ना, तो मुझे लगा था कि वो लोग मुझे अपने प्रीवियस ईयर जो बीटेक प्रोजेक्ट है वो नहीं पूछेंगे उतना, तो मैं वो उतना पढ़ के नहीं गया था। तो और उन्होंने वही क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले वही रख दिया। एक्चुअली अगर मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस बोलूँ, मैंने 3 दिए हैं, कोल इंडिया, NLCIL और वाइजैक, तो सबसे टफ मेरा NLCIL ही था। और उन्होंने मुझे इतना डिमोटिवेट कर दिया था स्टार्टिंग में, अगर मैं बताने जाऊँ तो उन्होंने मेरे को बीटेक का पूछा, उसमें मैंने गलत किया, मेरे को उतना आता नहीं था, मैं फंबल किया उसमें। बाद में उन्होंने मुझे उन्होंने एक चीज़ पूछा कि आपने तो आईटी किया है, आईटी सेक्टर में थे, आपको मशीन से थोड़ा भी टच नहीं है, तो आप फिर क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कंपनी में? तो एक वक्त के लिए मैं वहाँ भी थोड़ा अटक गया था। मैंने ट्राई किया उसको आंसर करने के लिए कि मैं जहाँ भी जाऊँगा अडैप्ट करूँगा, मैं था इसे, यही मेरा पैशन है करके। फिर भी एक वक्त के लिए लगा कि इसका आंसर को बेटर प्रिपेयर कर सकता था मैं। तो ये था। और वही मैं यही बोलना चाहूँगा कि बीटेक प्रोजेक्ट को जो भी जब भी सीरियसली करना चाहिए। कोई भी साल आपने पास आउट किया हो, वो लोग पूछते हैं। एक्चुअली वो उनके मुंह पे चढ़ा होता है ना, वो इंटरव्यू लेने बैठे हैं तो मुंह पे चढ़ा होता है, उन्होंने तो क्वेश्चन ही पूछना है कि अपने बीटेक के प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अब एक्सप्लेन आपको करना है। तो उनके लिए दिस आस्किंग दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर देम
एंड वो इतने बच्चों से पूछ रहे होते हैं तो दे डोंट बॉदर कि आपका जॉब भी हुआ है अब एंड आपका गैप बहुत ज्यादा है, तो दे डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो यू आर राइट के बीटेक के प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स को सीरियसली करना चाहिए अगर वो इंटरव्यू स्टेज में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। वेरी ट्रू। देवेंद्र, ओवर टू यू। सर गलतियां बहुत सारी हुई हैं। जैसे थर्ड ईयर में था तब मतलब मैं प्रिपरेशन कर सकता था, बट उस टाइम ये फियर ऑफ फेलियर जिसे कहते हैं, डर था कि कहीं फेल ना हो जाए। इसके कारण तैयारी नहीं की थर्ड ईयर में, मतलब कोचिंग तो कर ली थी बट फिर प्रिपरेशन नहीं की। ये लगता था कि मतलब 16 घंटे 12 घंटे जो पढ़ते हैं उन्हीं से होता है, हम तो नहीं कर पा रहे, इतना मुश्किल हो जाएगा। और सर यही था कि मतलब आइडियल चीजें सोचते थे कि आइडियल हो जाएंगे जब एकदम ऐसा पढ़ेंगे तभी होगा, बट ये समझ में आया जब प्रिपरेशन की कि हाँ गलतियां होती हैं, प्रिपरेशन के अराउंड भी गलतियां होती हैं। कभी 6 घंटे भी पढ़ते हैं, कभी 12 भी हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा 14 आवर्स ही पढ़ रहे हैं तभी होता है। तो ये चीजें सर फियर ऑफ फेलियर था, पहले से डर था कि हाँ कर पाएंगे कि नहीं। तो वो एक गलती थी मेरी कि हाँ जब तैयारी करना है तो ये सोचना ही नहीं है कि हाँ होगा कि नहीं होगा। तो मतलब बिना डरे आप कूद जाओ और प्रॉपर मोटिवेट होके पॉजिटिव होके फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करो, डरो मत। जब एक बार सोचा कि करना है तो पॉजिटिव होके करो, राइट? हाँ। ओके, अभिमन्यु, ओवर टू यू। यस सर, मैं गलती बताना चाहता हूँ। एक्चुअली वो गलती मेरा नहीं है, क्योंकि अभी मैं उस गलती से ओवरकम नहीं पाऊंगा और पता नहीं कर पाऊंगा। सबसे ज्यादा जो गलती होता है कि जैसे क्वेश्चन जब आते हैं इसमें तो लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला ही और आंसर यही, पहला ऑप्शन जो है यही सही है, और इसमें हम हमारे पहला ऑप्शन बाकी तीन छोड़ देते हैं। लेकिन फिर अगर कितना भी सही क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है फिर भी हमें ऑप्शन पढ़ना ही चाहिए। फिर आप टिक करके उसके बाद पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मतलब ये ओवर एक्साइटमेंट, कम से कम नहीं भी तो 15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं 100 क्वेश्चन में से। ये मैंने और कुछ दोस्तों ने काफी डिस्कस किया था जब CIL का एग्जाम रहा था, उस टाइम टेस्ट सीरीज में देखा। और ये मैंने यहाँ NLC में भी कुछ ऐसे ओवर एक्साइटेड वाला मिस्टर के आया हूँ, अभी हमें वो मतलब लगता है, और ये हमेशा से होते आया। लेकिन हाँ जब CL दिया था या उसके पहले तो काफी ज्यादा ये होता था। अब धीरे देखता हूँ कि 100 में ओवर एक्साइटमेंट की वजह से 4 या 5 हो पाते हैं 15 में से। पहले 15 अभी तो थे, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, किसी को भी आप जब भी कितना भी क्वेश्चन हो बस उसे एक बार ऑप्शन ध्यान से पढ़े और एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की यही पूछा है ना जो हम सोच रहे हैं। हम ज्यादा खुश तो नहीं है क्वेश्चन को देख के, हमें ज्यादा खुश नहीं होना है क्वेश्चन को देख के, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने NLC में मोर सर्कल रेडियस पूछा था और एक पॉजिटिव नेगेटिव दिया था, मैंने दोनों को पॉजिटिव मान के और गलत करके आया हूँ। वो मैं मतलब जबकि वो कोई भी जानता है कि रेडियस निकालना ना आसान उसका, फिर भी ऐसे टाइप का गलतियां सारी हो जाती है। यही चेक कहना चाहूंगा सर मतलब इसमें, और पेपर यही जब मेरा अभी भी पेपर अटेम्प्ट करें तो उसको ढंग से पढ़े क्वेश्चन को। हाँ सर, उसको बार बार तो पढ़ना ही चाहिए, 30 मिनट एक्स्ट्रा लेकिन पढ़ना ही। ऑप्शन को भी चारों पढ़ना चाहिए, चाहे पहले ऑप्शन क्यों ना सही हो, फिर भी पढ़ के एक बार श्योर हो जाइए अपने मिस्टेक को मिनिमाइज करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होते हैं, नेगेटिव में काफी खा जाते हैं फिर। तो ब्लफ नहीं मानना चाहिए। ग्रेट। हाँ विशाल, सर। ओवर टू यू। सर ये कंपटीशन का सर एग्जाम है, तो सर सबसे पहले हमें एग्जाम को स्टडी करना पड़ेगा कि एग्जाम किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। अगर सर हम गेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सर न्यूमेरिकल अप्रोच क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर सर इंजीनियरिंग सर्विस की बात करते हैं सर, वहाँ सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। PSU की बात करते हैं सर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। सबसे पहले सर हमें एग्जाम की स्टडी करके फिर हमें उस डायरेक्शन में सर तैयारी करनी चाहिए। सही है। फिर सर मैंने जब कॉलेज में था सर, मैंने वीकेंड बैच ज्वाइन करी थी कॉलेज में। उस समय सर मैं सीरियस था नहीं, बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे थे इसीलिए मैंने ज्वाइन कर लिया था सच पूछो तो। बट मैं सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, तो मैं सर सैटरडे संडे को जो बैग लेके आता था संडे को, वही बैग लेके सर मैं सैटरडे को वापस क्लास के लिए जाता था, फिर आगे सर पलटता भी नहीं था, मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं था। तो ये अगर सीरियसनेस अगर मैं शुरू से दिखाता थोड़ा थोड़ा भी करके, तो जो इतना समय लगा है वो शायद नहीं लगता। सही है। दूसरी मतलब बात सर, जब स्टार्ट करो तो मतलब सीरियसली स्टार्ट करो। यस सर यस सर यस सर। सही है। दूसरा सर, जो हम पढ़ते सर बीच में जब स्टार्ट किया था पढ़ना सर, मैं सोच रहा था कि चीजों को जल्दी खत्म करूं, सिवाय कि जो चीज करूं उसको अच्छे से करूं। ये लगता था कि हाँ मैं ये चीजें खत्म कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे चीजों को भूलता भी जा रहा था। उसके बाद सर बताया अभिमन्यु ने कि सर क्वेश्चन को सही से पढ़ना, तो ये सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, क्योंकि वो लोग
पूछते कुछ और है और हम लोग उसका मतलब कुछ और मतलब निकाल कुछ देते हैं, और और वो मतलब और हमारा मतलब ही उस ऑप्शन में रहता है ऑलरेडी, उसको पता और होता है। वो, यस सर, और वो गलत होके आ जाता है। फिर हम्म। सर बाद में अगर इंटरव्यू की बात करूं, तो सर जैसे बीआरसी और इसरो जैसे इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग जब हम एग्जाम रिटर्न की तैयारी करते हैं तो उतना डीप से पढ़ते नहीं हैं। हम्म। तो सर उसके लिए सर अगर हम पहले से ही अगर क्वालिटी क्वेश्चंस वगैरह करते रहें, हम्म। अच्छे से चीजों को पढ़ते रहे, तो सर उस टाइम जाकर तो इतना बर्डन नहीं रहेगा कि हमें यहाँ इंटरव्यू के लिए स्पेशली तैयारी करनी है। सही है। मतलब आपको जब पढ़ो तो डेप्थ में पढ़ो, सो दैट आपको यस सर, सारे यस सर, कंसेप्ट पता हो। तो यस जो सर, रिटन एग्जाम के अलावा भी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आए वो भी आपके पढ़े हुए में से आ जाना चाहिए फिर। यू आर यस सर। राइट। मतलब क्वालिटी क्वालिटी स्टडी करनी है सिवाय की क्वांटिटेटिव स्टडी। सही है, सही है, गुड। सागर, ओवर टू यू। सर स्टार्टिंग के जो भी मैंने पेपर दिए थे प्रिपरेशन में, उसमें ये मतलब मिस्टेक करी थी कि जो भी क्वेश्चन आते थे जो इन्होंने बताया कि स्पीड में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश की, उसमें सिली मिस्टेक कर होने के कारण एकदम माइन्यूट मिस्टेक के कारण सारा आंसर गलत हो जाता था। भले वो क्वेश्चन बहुत आसान हो, लेकिन स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी बिल्कुल मतलब डाउन रहती थी हमेशा। तो स्टार्टिंग में ये मिस्टेक्स मैंने करी, उसके बाद मैंने उसको ओवरकम किया, और दो एग्जाम में उसका फायदा भी हुआ। और एक्यूरेसी अगर मेंटेन करें ना, भले ही वो स्पीड कम हो थोड़ी, लेकिन एक्यूरेसी अगर मेंटेन करे तो अच्छी मार्क्स मिल सकता है। ओके, बस ये। so that means instead of speed you should focus on accuracy more, right? यस सर, यस सर सर। Great. Okay, सर yeah, Vishal. सर अगर एक्यूरेसी की बात करूँ तो सर मेरे गेट 2018 में मेरे 10,800 रैंक्स थे, और उसके बाद सर मतलब 53 मार्क्स थे। 19 में मेरे सर 54 मार्क्स थे, और 20 में सर मेरे 58 मार्क्स थे। और ये वजह सर एक्यूरेसी ही था, जो कि मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई करने के बाद भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि Okay. मैं पढ़ रहा था, मेरे मेरे कोई कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे थे, बट वो एक्यूरेसी ही था। कैलकुलेशन का भी मिस्टेक कर दिया, कभी क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, मैं वही का वही रह जा रहा था। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वही जो अभिमन्यु ने बताया और आपने बताया कि आराम से क्वेश्चन पढ़ो, जल्दबाजी इससे, मत। और जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग शुरू में ही, तो हम लोग को ये फील होना चाहिए कि गेट का क्वेश्चन है, और हम सेम इन्वायरमेंट में बैठ के क्वेश्चन को प्रिपेयर करें कि जो हम गेट एग्जाम दे रहे हैं। लाइक हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं शुरू में, तो हम लोग आंसर तक क्लास तक पहुंचते नहीं है, यहाँ बाद में देख लेंगे। बट अगर ये प्रैक्टिस अगर हम लोग शुरू से करते चले, तो ये हमारी आदत बन जाएगी, और वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा एग्जाम में। सही है, सही है। और सर एक और चीज, जब हम प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज या फिर रेगुलर वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमें प्रैक्टिस होने के कारण एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है जो आसान लगता है, मतलब वो हो ही जाएगा, उसका कोई देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही एग्जाम के समय क्या हुआ कि 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे बहुत इजी होते हैं, एक फॉर्मूला लगाओ आंसर मिल जाएगा। और वही इग्नोर करने का मतलब जो पैटर्न रहा वो वही पे रहा, और वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब गलत हो गए बस एक सिली मिस्टेक के कारण। यही अगर एक्यूरेसी अगर हम सीरियसली और जैसे ये बोल रहे फोकस करके रीड करें, तो वो मार्क्स बच सकते हैं। यस, यस, दैट्स ग्रेट। सर एक पॉइंट बोलूं सर, एक इंटरव्यू के बारे में बोल दूं सर, वहां पे मैंने एक कोरा में भी लिख दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जब इंटरव्यू का तैयारी शुरू किया था इस कंपनी के लिए, तो हम लोग ने सोचा था, पहले कोरा वोरा में पढ़ के एक्सपीरियंस देखा कि ये कंपनी पावर प्लांट का है और कोल का है, तो ये पावर प्लांट या थर्मल पोर्शन था पूछेंगे, ये सब लोग हम लोग पहले से अनुमान लगा लिए थे एंटिसिपेट के, और फ्लूइड और थर्मल बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया इंटरव्यू के लिए कि यहीं से पूछेंगे। लास्ट एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है कुछ लड़कों का। अब लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सर मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि जब मैंने किया तो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछे मैकेनिकल में, तो मैंने बोला सर थर्मोडायनेमिक्स, तो उन्होंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। हाँ, उसका फिर पहला क्वेश्चन जो आया वो पूछे कि व्हाट बियरिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इट, तो मैं मशीन डिजाइन में डायरेक्ट घुस गए, उसके बाद मशीन डिजाइन से वो प्रोडक्ट में घुस गए। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती, और गॉड का शुक्र कि मुझे वो सब आंसर आते थे बिना पढ़े, जो भी उन्हें प्रोडक्शन या मशीन डिजाइन में घुसे, और मेरा इंटरव्यू यही मशीन डिजाइन और प्रोडक्शन में खत्म हो गया, जबकि हम मशीन डिजाइन और प्रोडक्शन इंटरव्यू के एक दिन भी टाइम नहीं दिया, उसको पूरा तरह से इग्नोर किया था। तो लोग एंटिसिपेट करके तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से तो होना ही है सकता सर बेस तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, ज्यादा ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए पहले से कि यही सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, ऐसा करना थोड़ा सा रिस्क लगता है, कभी कभी काम आ जाए
लेकिन रिस्क हो जाएगा सर। सही है, सही है। अच्छा अब सर, मैं, एक और हाँ जी बताइए। सर, जब हम कोई एग्जाम का मतलब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन इस लेवल तक है। सर, मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। ये सी 2019 की, जब पेपर काफी टफ आए थे, पूरे न्यूमेरिकल पेपर आए थे। सर, उस समय मेरी तैयारी तो सही थी, बट जब मैं पेपर देखा था तो शुरू में सर 14 क्वेश्चन मेकाट्रॉनिक्स के थे और मुझे कुछ हवा नहीं लगा था। तो मुझे लग रहा था कि अब मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं ये उसमें भूल गया था कि ये सारे स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है। बजाय डरने के अलावा अगर मैं ये सोचता कि जो मेरा कंडीशन है वो सबके साथ यही सभी कंडीशन क्या है, हो रही है। और यस सर, तो शायद मैं अपने जो मेरे अंदर में सर जो कुछ हो रहा था उसको मैं कंट्रोल कर पाता और पेपर को सही कर पाता। सही है, सही है। और सर अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में सर गलती कर बैठा, फिर सर वो हुआ नहीं। एक और ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे विशाल बोल रहे थे, जो आप जब एग्जाम लिखते हैं ना, तो आप जो वैसे भी NLCL में एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और टेक्निकल पोर्शन रहता है, तो आप अटेम्प्ट फर्स्ट वो कीजिए जिसमें आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ताकि आपका मोमेंटम बढ़े। क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चंस में ही अगर आप फंबल करने लगे तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आप कहीं गलती ना कर ले। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, मैंने देखा है। तो आप जो पहले है कॉन्फिडेंस बढ़ा एग्जाम में, बाद में आपका एग्जाम वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, जो आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आप कर लोगे वो क्वेश्चंस भी। सही है। मतलब ऐसा है कि डर के तो वैसे नंबर नहीं बढ़ेंगे, डर के नर्वस होके, और उससे तो लॉस ही होगा। तो बेटर यही है कि शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मतलब आप सब लोगों ने जो पॉइंट बताए, अगर मैं उसको समराइज करूं तो उसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कुछ करने का, कुछ प्रेपरेशन करने का, तो 100% एफर्ट दो, या तो दो ही मत। ऐसे हाफ हार्टली मत दो कि सैटरडे को जो बैग लटका है वही बैग लटका के अब संडे को चले गए। वो ना करके फिर आप पढ़ो उसको और ढंग से तैयारी करो। नंबर 2 कि अगर आपके साथ पेपर मुश्किल आ रहा है तो भाई सभी के साथ मुश्किल ही आ रहा है, और आपका काम है तैयारी करना, और तैयारी करके चले रहो। और बाकी ऑब्वियसली एग्जांपल आप जैसे लोगों के हैं, जैसे अभिमन्यु ने बताया कि मेरे से तो काउंटिंग ही नहीं हो रही है, अब मैं कितनी बार मेरा नहीं हुआ है। तो अगर सारे लोग इस तरीके से, अगर ये तरीका है, तो घबराने की क्या बात है यार। फिर तो मतलब मेहनत करते रहो, कुछ अच्छा आपको मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो आपसे, वो है जो नॉर्मली बच्चे पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। यू नो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू स्टडी फॉर गेटिंग इनटू सम जॉब्स व्हिच आर वेरी कॉम्पिटिटिव, लाइक PSU जॉब्स व्हिच आर वेरी कॉम्पिटिटिव। थोड़ी सी जॉब्स हैं और बहुत लाखों बच्चा एस्पायर करता है। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या आंसर है इसका? वेरी वेरी ब्रीफली, प्रदीप फ्रॉम यू फर्स्ट, हाउ मेनी आवर्स? सर, ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर कोई जॉब छोड़ के कर रहा है तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है, उसको तो पूरा दिन देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसी के लिए कर रहा है। लेकिन जो अगर टाइम की कमी है तो मिनिमम आई थिंक 4 आवर्स, अगर जॉब करते रह रहा है 3-4 आवर्स भी दे, वो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करे। टेस्ट सीरीज दे, मैं तो चाहूंगा टेस्ट सीरीज दे। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो क्योंकि टेस्ट सीरीज में उसकी सिली मिस्टेक्स उसको पता चलेंगे, कॉन्फिडेंस वहीं तो से आएगा उसको। वहीं से आएगा। तो मैं चाहूँ 3-4 आवर्स तो मिनिमम रोज दे, कंसिस्टेंसी रोज देना चाहिए, कहीं स्किप ना करे, वो मैं कहूंगा 3-4 देवेंद्र? आवर्स। सर अभी पहले भी बोल रहा था कि आवर्स तो मतलब नहीं बता डिफाइन नहीं कर सकते कितना पढ़ना है, बट हाँ ये टारगेट जरूर डिसाइड कर लें सिलेबस देख के कि मंथली, वीकली और डेली कितना करना है, और वो हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत लैग होगा, 1-2 दिन आगे पीछे होगा, बट हाँ टारगेट होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कितना करना है। आवर्स मैटर नहीं करते थे, ओके ओके और जो आवर्स पे जाएंगे तो फिर इशू हो जाता है। ओके। अभिमन्यु? विशाल? सर, ये थोड़ा सा टाइम को बताना, मैं सर ये बोलूंगा कि अगर कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है या फिर कोई फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके पास दिन में जितना भी समय मिल रहा है पढ़ने की, जब वो रात में सोने के लिए जाए और वो खुद अपना दिन को इवेलुएट करे, और वो खुद, क्योंकि उसे पता रहता है कि सर सुन पा रहे? हाँ, अभिमन्यु जरा विशाल को आंसर कर लेते हैं, फिर आई विल कम टू यू। ओके सर, हमने दिन में क्या किया है, ऑनेस्टली मुझे तो पता रहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ पे टाइम वेस्ट किया है, कहाँ पे क्या किया है। तो अगर मैं जब सोने जाऊं तो उसमें मैं दिन को पूरा रियलाइज करूँ कि मैंने दिन में क्या किया है, और अगर आप उस दिन में क्या किया, अगर सब सेटिस्फाई है तो फिर आपने उस दिन का सही है। और अगर नहीं है तो आप उसको बढ़ाते चले जाइए, जहाँ पर आप सेटिस्फाई होंगे। आपका उतना स्टडी हो, सबके लिए सर ये वेरी करेगा, कोई 10 घंटा पढ़ेगा, कोई 12 घंटे पढ़ेगा, कोई 8 घंटे पढ़ेगा। तो जहां आप सेटिस्फाई है अपनी पढ़ाई से,
वहां वहां पे। तक सर आप पढ़ते रहिए। ठीक। सागर। सर ऐसा कुछ आवरली कुछ नहीं है। सुबह के मैं ये कहूँगा, सुबह के जो भी टाइम है उसमें रिवीजन या फिर वो करें, दोपहर में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, और जितना आप मतलब कर सकते हो, आपका बॉडी या फिर सस्टेन कर सकते हैं माइंड, उतना आप करते जाए, प्रैक्टिस करते रहे। और दिन के आखिर में आपको आपको पता है कि हमने हमने दिन भर क्या किया है, तो अगर वो काफी है आपको लगता है तो ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव करते रहे हमेशा, हर एक दिन नया नया कुछ और बढ़े, बस उतना ही। ऐसा आवरली कुछ फिक्स नहीं। ग्रेट। अभिमन्यु, अभिमन्यु, कैन यू हियर मी? अभिमन्यु, कैन यू हियर मी? ओके, आई थिंक अभिमन्यु का कनेक्शन ब्रेक हुआ है। अब लास्ट मेरा राउंड आप लोगों के लिए, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स? प्रदीप, फ्रॉम योर साइड। अब मान लो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हुआ नहीं, तुम लोग सिलेक्ट हो गए हो, तो व्हाट मैसेज यू हैव टू गिव टू मी? प्रिपरेशन तो सर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका एम है, और जॉब्स तो, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा जो जो आ रहे हैं पीएसयू सब में डालते जाइए। किसी में ना किसी में हो ही जाएगा आपका, अगर लगे रहो। लगे रहो, वही मैं कहना चाहूँगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूँगा सर, मेरा जो इंटरव्यू जब मैं बोल रहा था कि बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ मेरा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड हुआ मेरा। वो ऐसे हुआ कि मैं जो कंपनी के बारे में पूरा प्रोफाइल में पढ़ के गया था, उसके बारे में पूरा A to Z पढ़ के गया था। आपके स्नैप इंटरव्यूज में सब मैंने पढ़े थे, जो जो HR क्वेश्चन पूछेंगे वो सब। तो जब मैं वेबसाइट चेक कर रहा था, तो उन्होंने जो जो इक्विपमेंट्स बोले थे, मैं उनके बारे में पढ़ के गया था, वो क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा जबकि तुम क्या पढ़ के आए हो करके, एक टाइम पे जब मैंने वो लिस्ट डाउन किया वो इक्विपमेंट का नाम, और उसके बारे में मैं पिछली रात पूरा पढ़ के गया था, तो उन्होंने लकीली मुझे वही क्वेश्चन पूछा कि क्या है, और इसको व्हाइट बोर्ड पे जाके मार्कर के साथ एक्सप्लेन करो। अच्छा। तो मैंने वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया और उन्होंने वेरी गुड बोला। तो एक वक्त के लिए लगा कि मैंने जो किया है वो हेल्पफुल है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपनी प्रोफाइल पूरा पढ़िए जब इंटरव्यू की बात है, और एग्जाम्स के लिए तो मैं यही कहूंगा कि ESE और गेट, इनके क्वेश्चंस जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और टेस्ट सीरीज लीजिए। सही है, वही मैं कहूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देवेंद्र सर यही कहूँगा कि अगर कोई एग्जाम देना है तो सबसे पहले वही रिटर्न होगा, तो रिटर्न के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्वेश्चंस करना जरूरी है। थ्योरी बस से काम नहीं चलेगा, कई लोग सिर्फ थ्योरी पे ही रह जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पे भी आना होगा, टेस्ट सीरीज देनी होगी। और अगर इंटरव्यू की बात करें सर, तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, यूरोपीडिया भी प्रोवाइड करता है, मतलब सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए, 4 के क्वेश्चन सब सारे। अगर जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो सर जरूरी नहीं कि सिर्फ जॉब का ही क्वेश्चन पूछेंगे, टेक्निकल पूछ सकते हैं। जैसे प्रदीप ने बताया प्रोजेक्ट पूछ लिया, मेरे साथ भी कोल इंडिया में यही हुआ था सर कि मैं सिर्फ जॉब का पढ़ के गया और टेक्निकल पे आ गए। प्रोजेक्ट तो था बट टेक्निकल कम पढ़ा था। तो मतलब जो भी चीजें हैं, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं क्वेरा पे मिल जाते हैं, यूरोपीडिया भी प्रोवाइड करता है, सारी चीजें करनी चाहिए। इंटरव्यू को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होता है। हाँ, एक और सर वही बोलना चाहूंगा, जैसे NLCL में क्या है और वाइजैक में 85:15 है। तो जो रिटर्न मार्क्स में जो अगर समझिए टॉपर है और जो कट ऑफ लाया है, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कम हो जाएगा जब उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरव्यू बहुत मैटर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, तो उसको लाइटली ना लें, वही कहना चाहूंगा, अगर अच्छे मार्क्स आए तो भी। नहीं, देखो जो पब्लिक सेक्टर वाली जॉब्स हैं उसमें तो कुछ भी लाइटली तुम नहीं ले सकते, ना तो रिटर्न ना इंटरव्यू, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, एक एक दो दो मार्क मैटर करते हैं। विशाल, ओवर टू यू। सर जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहेंगे तैयारी, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। आप पहले थ्योरी पढ़िए और फाउंडेशन, कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो उसका मतलब आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे। सही है। उसके लिए आपको सैंपल गेट ES के प्रीवियस ईयर आपको स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपका एक बार बेसिक अच्छा हो गया तो फिर बाद में आपको फिर से उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। अगर मैं पहली बार ही अगर मैं जल्दीबाजी करके चला जाऊँ तो फिर ऐसा समय आएगा जब मुझे वापस सारी चीजों को फिर से पढ़ना पड़ेगा, और ये डबल हमारा एफर्ट लगा देगा। सही है। और बाकी सर हम लोगों ने क्या गलत किया कि हमने पहले बता ही दिया है, और जो लोग रिपीट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप लगे रहिए, मेरा हुआ है आपका भी होगा।
Great. Abhimanyu, can you hear me now? Abhimanyu, you are, am I audible? Okay, over to you, Sagar. सर पहली बात ये कि आपकी Yes, sir. I'm Supare. Can you hear me, sir? हाँ, Abhimanyu, go ahead. Yes, sir. You're audible. Go ahead. तो क्या ज्ञान देना चाहते हैं आप, क्या फाइनल sir. एडवाइस देना सर चाहते हैं? एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। मेरा क्वेश्चन अभी यही है कि अभिमन्यु, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, सर ऐसा कोई ज्ञान नहीं, बस ये बोलूंगा कि सर वही कि अगर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन तो आता है, उसको रोकना नामुमकिन है, बट आप थोड़ा सा हिम्मत और रखें। जब तक अगर इतना दूर तक चले आए तो थोड़ा सा और हिम्मत रखें। रिजेक्शन होते होते ही सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। सही है, काम की बात आपने अभिमन्यु बोल दी लास्ट में। सही टाइम पे आएगा तो गुड। सो आप हिम्मत लगे, इतनी दूर तक आए हैं, अब बहुत ही नजदीक हैं, एक और छलांग एंड यू आर ऑन योर टारगेट। सागर, ओवर टू यू। सर पहली बात, अगर आपने ठान लिया है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पीएससी जॉब चाहिए, तो बस करते रहना है, मेहनत करनी है और पीछे नहीं हटना है। दूसरी चीज, पढ़ाई करते समय जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना है, ना कि बस एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं। उसका कोई भी क्रॉस क्वेश्चन अगर आए, पूछा जाए, तो उसको सॉल्व करना ही है। तीसरी चीज, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो लगातार कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर वो छूट जाता है तो आगे टाइम के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है वो प्रैक्टिस वापस से, मतलब वो मोमेंटम बिल्ड करना। बस यही कहूंगा सर, लगे रहे, आपका होगा ही होगा, किसी ना किसी जगह पे होगा ही होगा। ऐसा आपकी मेहनत वेस्ट नहीं रहेगी। दैट इज ट्रू। चलो फिर इस पॉजिटिव एंड पे अभी हम कंक्लूड करते हैं। तो अगेन आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। एक और क्वेश्चन नॉर्मली मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होता, एंड दैट क्वेश्चन इज कि अब इसके बाद क्या प्लानिंग है। बच्चों की प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा, तुम्हारे सीनियर लोग भी इसको देखेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। लेकिन आप जैसे जानते हैं, योरपीडिया में एक एक्टिविटी हम लोग ये भी करते हैं कि जो बच्चों को कनेक्ट करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनेगा और आपसे बात करना चाहेगा, तो आई होप इट विल बी ओके फॉर यू कि आप उसको गाइड करें और आप उससे बात कर सकें। तो आई थिंक दैट विल फाइन फॉर यू। तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को तो अभिमन्यु से बात करनी है या मेरे को देवेंद्र से बात करनी है, तो आपकी ये ड्यूटी भी बनती है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, उनको गाइड करें। तो अगर ऐसा होगा तो हम आपको उनके साथ कनेक्ट करेंगे। इज दैट ओके विद यू, ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी विल ऑलवेज Yes, sir. हमारे लिए ऑनर के लिए सर। yes Okay. okay, thanks a lot to all of you. Thank you, sir.